जो राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं वो जानते थे कि राहुल जी तो वही हैं, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं और उसकी सोच को भी हम लोग जानते हैं, उसके काम करने की शैली को हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पे जब निकले, पैदल चले, लोगों से मिले, तो लोगों को लगा कर ये तो कोई दूसरा है जिसके बारे में कुछ और बताया जा रहा था। अमित शाह जी से एक ही सवाल पूछता हूँ कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ अमित शाह जी कहाँ थे? क्या अयोध्या में थे? क्या मोदी जी के छोड़ के मंत्रिमंडल के सारे लोग वहाँ थे? योगी जी के छोड़ के सारे मंत्रिमंडल कहाँ थे? बॉम्बे से आप कलाकारों को बुला सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लोगों को आपने नहीं बुलाया। कोई नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी फिर से। ये कहा जाए कि कुछ गलतफहमी हुई लोगों को, वो कैंडिडेट बेस हो गया कि ये विधायक वर्ग को हरा देते हैं, कांग्रेस की सरकार तो बन ही रही क्योंकि पिछले समय 68 सीट हम जीते थे, और ऐसे कर करके हम लोग सरकार ही हमारी चली गई। जब सरकार चली गई तब सब हतप्रभ, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, सब लोग हतप्रभ की अरे ऐसे कैसे हो गया। तो वो उसका दुख तो सबको है कि गलती हो गई हमसे। ये प्रजातांत्रिक देश है, इसीलिए तो कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे, क्योंकि किसी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के दूसरे दल के प्रत्याशी को आप दो कौड़ी बोलते हैं। ये अपमान करने का अधिकार किसने दिया आप? कोई भी आदमी जो यहाँ के मतदाता है वो चुनाव लड़ सकता है। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी का व्यक्ति को दो कौड़ी के बोल दें? और दूसरी बात यह है कि किशोरी लाल शर्मा जी 40 साल से रायबरेली अमेठी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ से लोगों के साथ रह रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे नेता के गुगली में फंस गए, फड़फड़ा रहे हैं, तभी इस प्रकार मतलब इस प्रकार की भाषा कौन प्रयोग करता है जब आदमी परेशान हो जाता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, साहबजादे के यहाँ टेम्पो में बोरे में भर भर के नोट ले जाते हैं अडानी अंबानी। ये क्यों बोल रहे हैं? ये जब आदमी परेशान हो जाता है तब ये इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये मानसिक संतुलन केवल प्रधानमंत्री जी के बिगड़ा नहीं है, स्मृति जी की भी संतुलन बिगड़ गया है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस वक्त हम लोग रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में लगातार हम जनता का मिजाज जान रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी को जो कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है तो लोग क्या सोच रहे हैं। इसी बीच आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी को यहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है और अभी हमारे साथ भूपेश बघेल जी मौजूद हैं। अपने व्यस्तम टाइम में से उन्होंने हमारे लिए कुछ वक्त निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी हमसे बात करने के लिए। नमस्कार जी। मुझे ये बताइए कि पिछली बार 1,67,000 से ज्यादा मतों से जीती थी सोनिया गांधी। आपको इस बार ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है और इस बार राहुल गांधी मैदान में है। क्या चैलेंज है आपके सामने? कितने मतों से जिताने जा रहे हैं आप उनको? देखिए, 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग थे। अभी 2024 का जो चुनाव है उसके मुद्दे अलग हैं। और अभी जिस प्रकार से राहुल जी ने पूरा लीड लिया, पद यात्रा की और उसके बाद न्याय यात्रा निकाली और उसके बाद जो न्याय पत्र, घोषणा पत्र जिस कहते हैं, उन्होंने जो जारी किया है वो देश के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे वो नौजवान हो, सबकी भावनाओं का निचोड़ है उसमें। सबको लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से सब लोग जूझ रहे हैं, हर परिवार इससे प्रभावित है। तो ऐसे में जो एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति उभर के जो सामने आया है, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो एक अलग बात है। जो पहले चुनाव लड़ते थे और अब जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो राहुल और इस राहुल में बड़ा अंतर है। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, क्या उसके बाद आपको लग रहा है कि पहले वाले राहुल और अब के राहुल गांधी में बहुत अंतर है? और क्या इसका प्रभाव न सिर्फ रायबरेली बल्कि क्या आप पूरे देश में देख रहे हैं? देखिए, जो राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं वो जानते थे कि राहुल जी तो वही हैं, हम लोग बहुत करीब से देखे हैं और उसकी सोच को भी हम लोग जानते हैं, उसके काम करने की शैली को हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर जब निकले, पैदल चले, लोगों से मिले, तो लोगों को लगा कर ये तो कोई दूसरा है जिसके बारे में कुछ और बताया जा रहा था। शहजादे नहीं है। हाँ, शहजादे नहीं है, ये तो हमारे बीच के अपने साथी हैं। तो जो संघर्ष की जो परंपरा, चाहे महात्मा गांधी की, नेहरू जी की, इंदिरा जी की जो परंपरा है, वो तो इस संघर्ष के जो परंपरा बढ़ाने वाला व्यक्ति है, तो लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। तो आज राहुल गांधी दूसरे रूप में दिखाई दे रहे हैं लोगों को।
आपने न्याय पत्र की बात की। घोषणा पत्र तो आपका भी बहुत क्रांतिकारी था और अशोक गहलोत जी का भी था, लेकिन उन दोनों जगह आपको कामयाबी नहीं मिली। आपके इस न्याय पत्र की आपको मोदी जी को भी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत प्रचार किया है, जिसके बाद लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि भाई कहाँ मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग और वो भैंस खोल के ले जाएंगे, ये सब कहाँ लिखा है। लेकिन क्यों आपको इतना यकीन है कि अगर उन स्टेट में आपको उसका फायदा नहीं मिला तो इस न्याय पत्र से आपको देश में फायदा मिलेगा? देखिए, उस विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग हो गए थे। कोई नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी फिर से, और ये कहा जाए कि कुछ गलतफहमी हुई लोगों को कि वो कैंडिडेट बेस हो गया कि ये विधायक भर को हरा देते हैं, सरकार तो बन ही रही है, योजना कांग्रेस की सरकार तो बन ही रही क्योंकि पिछले समय 68 सीट हम जीते थे, और ऐसे कर करके और हम लोग सरकार ही हमारी चली गई। जब सब सरकार चली गई तब सब हतप्रभ, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, सब लोग हतप्रभ कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो वो उसका दुख तो सबको है कि गलती हो गई हमसे। तो क्या आपको लग रहा है इस बार गलती सुधार छत्तीसगढ़ के लोग करेंगे? 2 सीटें पिछली बार मिली थी आपको, इस बार क्या आपको लग रहा है गलती सुधार करने जा रहे हैं लोग, और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? निश्चित रूप से कि वो जो विधानसभा में जो चूक हुई लोगों से, वो उस चूक को मतलब वो जो गलती हो गई थी उस सुधार के रूप में भी लोकसभा हमको मिलेगा। और दूसरी बात, न केवल वो तो है ही, वो मलाल था, उसकी भरपाई लोग कर ही रहे हैं कि 5 साल हम लोगों को संभाला कांग्रेस की सरकार ने विपरीत परिस्थिति में, चाहे कोरोना काल भी हो, हमारे आर्थिक स्थिति हमको आर्थिक स्थिति से टूटने नहीं दिया, वो तो है ही। लेकिन दूसरा जो कांग्रेस के जो न्याय पत्र है वो बहुत आकर्षक है। तो दोनों चीजें एक साथ हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जब से छत्तीसगढ़ अलग बना है तब से 1 सीट या 2 सीट आते हैं, लेकिन इस समय मामला दूसरा होगा। क्या क्या आप बताएं, थोड़े से पत्ते आप खोलें, क्या लग रहा है आपको 11 में से कितनी सीटें इस बार आप जीतने जा रहे हैं? इतना तो कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फाइट है, कोई तीसरा था ही नहीं, लेकिन उससे ज्यादा ही जीतेंगे। आप अभी यहाँ पर हैं, रायबरेली में मौजूद हैं, और रायबरेली की अगर 5 विधानसभाओं की हम बात करें तो 4 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती थी, एक अब कैंडिडेट बीजेपी के पाले में वो चले गए हैं, और एक बीजेपी जीती थी। यहाँ पर और पूरे देश में इंडिया गठबंधन को लेकर सपोर्ट और माहौल आप कैसा देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, जो तमाम पार्टियां एक साथ आई हैं, और अभी केजरीवाल छूट कर आए हैं, अभी हेमंत सोरेन लेकिन अभी भी जेल में हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं अपने पक्ष में? देखिए, इंडिया गठबंधन का इस समय जो माहौल है, गठबंधन तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता था, और उसके कारण से उसका लाभ गठबंधन का नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं कि जो गठबंधन के जितने दल हैं उसके कार्यकर्ता भी एक दूसरे कार्यक्रम में जा रहे हैं, बढ़ चढ़ के, केवल नेता भर नहीं जा रहे हैं बल्कि कार्यकर्ता जा रहे हैं, और उतने जोश से सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो निचले स्तर पर जो गठबंधन का असर है इंडिया अलायंस का, वो निचले स्तर पर वो पड़ा है, बूथ लेवल पे पड़ा है, तो उसका जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। अभी अमित शाह आज थे रायबरेली में, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी 70% जो सांसद निधि है उसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के लिए किया है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसलिए नहीं गए क्योंकि वोट बैंक का उनको डर था। इन तमाम चीजों का जवाब आप और कांग्रेस पार्टी कैसे देगी? अमित शाह जी से एक ही सवाल पूछता हूं कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ अमित शाह जी कहां थे? क्या अयोध्या में थे? क्या मोदी जी के छोड़ के मंत्रिमंडल के सारे लोग वहां थे? योगी जी के छोड़ के सारे मंत्रिमंडल कहां थे? बॉम्बे से आप कलाकारों को बुला सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के लोगों को आपने नहीं बुलाया। और दूसरी बात यह कि चूंकि मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है, धार्मिक मुद्दा है, तो हमारे जो सर्वोच्च गुरु हैं, जिसको हम शंकराचार्य कहते हैं, 4 पीठ है, 4 शंकराचार्य हैं, उसको निमंत्रण तक आपने नहीं दिया, उसको क्यों नहीं बुलाया? और उनके आपत्तियों को आपने उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आज तक क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर अधूरा है, मुहूर्त उचित समय में नहीं है, तो वो सारे आपत्तियां उन्होंने 4-5 आपत्तियां जो अलग अलग शंकराचार्यों ने जो व्यक्त किया,
उसके आपके पास क्या जवाब है? उसका जवाब दीजिए ना। सत्ता में आप बैठे हैं, हमसे सवाल मत करिए, सवाल का तो आपसे होगा। और शंकराचार्य जी ने जो सवाल पूछा जगत गुरु शंकराचार्य ने, चारों पीठों शंकराचार्य ने किया है ना, उसका जवाब जो वर्तमान में जो सत्ता में बैठे हैं उसको जवाब देना चाहिए। सवाल हमसे मत पूछिए, जनता का जवाब तो आपको देना चाहिए शाह जी, और आपने दिया नहीं अभी तक के। और ये कहना कि सांसद निधि का 70% सांसद निधि का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के लिए किया सोनिया गांधी ने जब वो यहाँ पर सांसद थी, आज ही बोलकर गए हैं वो। ये तो झूठ बोलने की फैक्ट्री है अब इनकी। यहाँ तक कि मैं अभी 3-4 दिन से घूम रहा हूँ पूरा, और अलग अलग ब्लॉकों में गया हूँ, प्रधानों से मिला हूँ, ब्लॉक अध्यक्षों से मिला हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिला हूँ। तो सोनिया जी के जो सिस्टम वो यही है कि जो सांसद निधि का पैसा है वो ब्लॉक अध्यक्षों को दे देते हैं, वो फिर प्रधानों से और न्याय पंचायत के सदस्यों से पूछ के वो प्रस्ताव करते हैं और उसके हिसाब से स्वीकृति मिलती है। ये व्यवस्था यहाँ मैं देखा हूँ जो 4 दिन में मैं समझा हूँ। अब ये आंकड़ा मेरे पास है नहीं कितना % किसने पास गया है, ये तो अब ऐसा है चुनाव निकल जाएगा तब तक खोजते रहेंगे, ये इस प्रकार के लोग हैं। क्योंकि तक्षशिला को भी ये लोग बिहार का हिस्सा बता देते हैं, और गुरु गोरखनाथ और कबीर और गुरु नानक देव को एक साथ बिठा देने वाले लोग हैं। तो इनका ज्ञान तो बहुत अद्भुत है। लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्यों राहुल गांधी ने अमेठी से नहीं चुनाव लड़ा, क्यों वो रायबरेली आ गए, क्यों किशोरीलाल शर्मा को, क्योंकि वो नैरेटिव बना रहे हैं कि डर गए, देखिए डर के भाग गए, देखिए जो सेफेस्ट सीट है वहां से लड़ रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें बीजेपी के जरिए कही जा रही हैं। खुद स्मृति ईरानी ने भी कहा, बीजेपी आईटी सेल के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 1-2 कौड़ी का इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किशोरीलाल जी के लिए किया कि उनको उतार दिया है और मैदान खाली करके वो छोड़ गए। तो ये तमाम चीजें क्या आपको लग रहा है कि आप लोगों के अगेंस्ट जा सकती हैं, या इसका जवाब आप किस तरह से देंगे? ये प्रजातांत्रिक देश है, इसीलिए तो कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। क्योंकि किसी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को, दूसरे दल के प्रत्याशी को आप 2 कौड़ी बोल देंगे, ये अपमान करने का अधिकार किसने दिया आपको? कोई भी आदमी जो यहाँ के मतदाता है वो चुनाव लड़ सकता है। आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी का व्यक्ति को 2 कौड़ी के बोल दें? और दूसरी बात यह है कि किशोरीलाल शर्मा जी 40 साल से रायबरेली या अमेठी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ रह रहे हैं, वो कम नहीं होता। अचानक बॉम्बे से नहीं आए हैं आप ही की तरह, यहाँ वर्षों वर्ष अपना पसीना बहाया है, एक एक लोग पहचानते हैं उसको। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे नेता के गुगली में फंस गए। ये जो गुगली है उसमें ये फंस गए, फड़फड़ा रहे हैं, तभी इस प्रकार मतलब इस प्रकार की भाषा कौन प्रयोग करता है जब आदमी परेशान हो जाता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना कि साहबजादे के यहाँ टेम्पो में बोरे में भर भर के नोट ले जाते हैं अडानी अंबानी। ये क्यों बोल रहे हैं? ये जब आदमी परेशान हो जाता है तब ये इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये मानसिक संतुलन केवल प्रधानमंत्री जी का बिगड़ा नहीं है, स्मृति जी की भी संतुलन बिगड़ गया है। जी, अभी अगर हम बात करते हैं फिलहाल की कंडीशन की, हम ये देख रहे हैं कि जब से केजरीवाल आए हैं बाहर निकलकर, उन्होंने एक बात कही कि 75 साल के जो भी उनके वो रहे हैं नेता, उनको अलग निकाल दिया जाता है, पार्टी से उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती है बीजेपी में। और तब से ही अमित शाह, और ये चुनाव जो है अगर जीते हैं तो अमित शाह ही को मिलेगा या गद्दी। तो ये तमाम चीजें जब कही जा रही हैं और उसका जवाब अमित शाह लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इसका असर कोई चुनाव में होगा? और जिस तरह से केजरीवाल जब जेल से निकल कर आए हैं और वो एकदम से आक्रामक हैं और घेर रहे हैं, इसका फायदा आप कितना इंडिया गठबंधन को होता देख रहे हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी तक ही नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अपनी शैली है, और दूसरी बात यह है कि ये बात तो सही है कि मोदी जी अपने ही बनाए नियम में फंस गए हैं। क्योंकि आडवाणी जी 75 साल में और अपने पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी, उनको 75 साल में, फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष थे ताई जो इंदौर से 9 बार के सांसद रही, सबको घर बिठा दिया। अब अपनी बारी है, तो क्या नियम बदलेगा? लेकिन दूसरी बात से मैं असहमत हूं केजरीवाल जी को, क्योंकि एनडीए गठबंधन को मौका ही नहीं मिलेगा
तो शाह जी कहाँ मौका मिलने वाला है, ये बात होता है। लेकिन ये बात सही है कि चिंता में हमारे योगी जी भी हैं। हाँ, तो जो बात उन्होंने कही है केजरीवाल ने, तो आपको लग रहा है कि वो अब उनके माथे पर योगी जी के शिकन आ गई है, जो बात कही गई है उसके बाद से? हाँ, चर्चा में हवाओं में तो वही बातें हैं कि योगी जी परेशान तो बहुत है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अगर आदिवासी और महिलाओं की अगर हम बात करें तो ये माना गया कि वो वोट जो है आपका, वो वोट बैंक आपका इस बार शिफ्ट हुआ और वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ गया, खासतौर पे आदिवासी वोटर की जब हम बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली वो माना जाता है कि वो कांग्रेस के साथ रहा। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? क्योंकि योजनाएं और तो आपकी भी थी, ना सिर्फ योजनाएं थी बल्कि आपने उनको जमीन पर उतारा, लोगों को उसका फायदा भी पहुंचा। 14% का वोट शिफ्ट, मतलब ये तो ऐसा है कि आपके लिए बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको कोई देख नहीं पाया और आप भी नहीं भांप पाए और बहुत सारे लोग नहीं भांप पाए। तो आखिर ये इस तरह की गलती क्यों हुई और जो आपका ट्रेडिशनल वोट है वो भी क्यों बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ? देखिए, मैं पहले बोल चुका हूं कि एक कैंडिडेट को हराना है, ये बात आई। जबकि आप देखेंगे 28 एसटी रिजर्व सीट है, उसमें से 11 हम जीते। 3 सीट में एक जगह हम 16 वोट से हारे, एक जगह 255 वोट से हारे, एक जगह 700 वोट से हारे। नहीं तो 14-14 बराबर होता। तो आप ये कहें कि आदिवासी वोट शिफ्ट हुआ है, ये गलत है। लेकिन दूसरी बात यह है कि महिलाएं यदि शिफ्ट हुई है तो आप देखेंगे, यदि छत्तीसगढ़ का नक्शा देखे होंगे तो उसमें राजनांदगांव और मोहला मानपुर, बालोद, धमतरी और उसके बाद महासमुंद, बलौदाबाजार, शक्ति, चांपा जांजगीर, रायगढ़, ये पूरा ऐसे इस एरिया में पूरा कांग्रेस जीती। बीच का पूरा हिस्सा जो किसानों के लिए, किसान का बेल्ट है, और वहां से लेकर सरगुजा तक हम लोग हारे। कैसे संभव हो सकता है? और आज तक के ऐसे वोट शिफ्टिंग 49% एक तरफा, और जितने जो क्षेत्रीय दल है उसको कोई वोट ही ना मिले। पहली बार ऐसा हुआ है। लोकसभा में जरूर होता है कि राष्ट्रीय जब चुनाव होता है तो वोट शिफ्टिंग उस प्रकार से देखा गया है कि 52%, 51%, 49% इस प्रकार से होता रहा है। लेकिन विधानसभा में इस प्रकार से वोट शिफ्टिंग नहीं हुआ। तो ये इसीलिए कई बार जो लोग अभी भी मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ तो महिलाएं बोलती है कि ये ईवीएम बदलो। कहती हैं कि मैंने भी बहुत सारी जगहों पर मैं सभाओं में गई हूं, कवर की है, तो उनका ये कहना होता है हमने तो पंजे को दिया था, मैडम जी पहले आप इसको मशीन को ठीक करवाइए, कि हम बटन यहाँ दबाते हैं और पता नहीं, मतलब अपने लोकल डायलेक्ट में वो बोलती हैं कि पता नहीं कैसे वो वहां पर चला जाता है। तो ये लोगों का ये कहना है और ये वो मानते हैं। लेकिन अभी आज की अगर हम बात करते हैं घटना की, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का ये चुनाव है। मैं 2 सवाल इससे रिलेटेड आपसे पूछूंगी कि सबसे पहले तो ये कि क्या ये नैरेटिव आप जमीन तक उतारने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्या ये जन जन तक पहुंच रहा है और क्या लोग इस पर वोट करेंगे कि अगर एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी आती है, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, रशिया का वो एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि फिर अगर इलेक्शन तो होगा लेकिन कैसे होगा वो मॉडल आपके सामने है। तो क्या ये बात आप जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर वो तबका जिसको आपको पता है कि आरक्षण से लेकर तमाम चीजों का जो लाभ लेता है? देखिए, जिस दिन इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, और जब सवाल किया गया कि क्यों, तब इनके सांसद और मंत्रियों की तरफ से जवाब आया कि हम संविधान बदलेंगे। उसके उप मुख्यमंत्री की तरफ, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान आया, कर्नाटक के जो केंद्रीय मंत्री हैं उसकी तरफ से बयान आया, एक सांसद का भी बयान आया कि हम संविधान बदलेंगे। तो ये बात एकदम करेंट की तरह लोगों के पास पहुंचा, और खासकर दलित वर्ग है, जो आदिवासी है, उनमें तो जबरदस्त, जो जंगलों तक ये बात पहुंच गया, पहले ही चरण के चुनाव में पहुंच गया ये बात। तो ये कहना कि ये बात नहीं पहुंची है, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या पहुंचा पा रहे हैं, क्या नैरेटिव आप बना पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं जहां जिस लोकसभा में चुनाव लड़ा हूं उसमें तो जंगल भी है, पहाड़ भी है, आदिवासी भी बड़ी संख्या में है, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, लेकिन आदिवासी हमारे नांदगांव लोकसभा में उसकी संख्या बहुत अधिक है। तो दूर जंगलों में भी बात जहां
नेटवर्क भी नहीं है, वहां ये बात पहुंच चुकी थी। हमको हमारा संविधान हमको बचाना है। तो ये बात तो जन जन तक पहुंच गया है। आज मैंने देखा कि एक जो पत्रकार है मूलटिक्स के, उनके साथ अमित शाह की रैली में जो हुआ, जिस तरह की उनकी मारपीट उनके साथ हुई, आप फौरन वहां गए जिला अस्पताल, आपने उनका हालचाल जाना। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी अमेठी में हुआ और हम अपना कार्यक्रम कर रहे थे और इसी तरीके से मैं बिल्कुल खुल के कहूंगी कि बीजेपी के ही लोग थे, हमारे सामने आए बाइक पर, हमारे कैमरा पर्सन को थ्रेट किया और मुझे भी करने की कोशिश की। शायद मैं महिला थी इसलिए पिटी नहीं, बस उतनी ही कसर रह गई और हमने उसको उस तरह से खबर नहीं बनाया, थोड़ी सूझबूझ हमने दिखाई। तो ये लगातार हम ये देख रहे हैं और ये एक बार नहीं कई बार हम लोगों के साथ हुआ है कि बहुत बार हमें कैमरा बंद करना पड़ा, या अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो वहां पर लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे कार्यक्रम को वहां खराब करते हैं और हमें पता होता है कि वो बीजेपी के लोग हैं। और आज तो हमने देखा कि उस पत्रकार के साथ क्या किया गया। आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप इस सब के लिए क्या करेंगे? क्योंकि लोग फिर एक उम्मीद से विपक्ष को देखेंगे। पत्रकारों के साथ जो हो रहा है, निडर तरीके से हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, मुद्दे उठाते हैं और फिर हम लोगों के साथ ये सब कुछ होता है। तो कितना भी हम एक बहादुर चेहरा दिखाएं, लेकिन कभी ना कभी वी ऑल्सो फील थ्रेटेन्ड। तो आपकी अगर सत्ता आती है तो आप क्या करें? भाई, प्रजातांत्रिक मूल्यों का निर्वहन हमारी कांग्रेस पार्टी में होता रहा। आंदोलनकारियों से अन्ना हजारे से सरकार ने बात नहीं किया था क्या? पत्रकारों से चर्चा की। और यहाँ किसान आंदोलन हुआ, 750 से अधिक हमारे किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री ने कभी बात की क्या? कभी बात नहीं की। यहां देख लीजिए कि यदि कोई आंदोलन करते हैं तो उनसे बराबर डायलॉग की जाती है। अभी लद्दाख में वांगचू धरने में बैठे हैं, किस सत्ताधारी दल के लोगों ने जाकर उससे बात की? नहीं बात की। तो इनका तो विश्वास ही नहीं है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में। और इसीलिए ये तो एक खरोज भर लगा दीजिए थोड़ा सा, इसके जो तानाशाही प्रवृत्ति है उनके कार्यकर्ताओं में भी निकल आता है। तो पत्रकारों के साथ पत्रकार यदि उनको मीठे मीठे सवाल पूछेंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा उस परत निकाल दीजिए, थोड़ा सा खरोज दीजिएगा, थोड़ा सा उसके पैर में आपका पैर लग जाए तो फिर देखिएगा जो सामंती प्रवृत्ति है, जो तानाशाही प्रवृत्ति है, वो सामने आ जाता है। तो ये वही तो डर है। अभी तो चुनाव चल रहा है तब ये हाल है, और यदि आ गए तीसरी बार तब देश का हालत क्या होगा? तो लोग कह सकते हैं आप डरा के वोट ले रहे हैं कि अगर तीसरी बार आ गए तो ऐसा हो जाएगा, तीसरी बार आ गए तो वैसा हो जाएगा। तो लोग कह सकते हैं कि आप जो हैं क्या डरा रहे हैं हमें कि वो आ गए तो क्या हो जाएगा? 2 बार भी तो आए थे, तो और क्या क्या हुआ है, ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, 2 बार आए तो क्या क्या नहीं हुआ? नोटबंदी में कितने लोग खत्म हो गए? आपके लॉकडाउन से गलत निर्णय करने से आपने 50 दिन मांगा था नोटबंदी में, क्या हुआ भाई? कितने लोगों की मौत हो गई? आपने लॉकडाउन किया, कितने लोगों की मौत हुई? आपने तो लोगों को माफी तक नहीं मांगा, बल्कि जो वैक्सीन है टीका लगाने वाले, जिसके कारण से आज भी उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, और इंग्लैंड के कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया किसी खून का थक्का जम सकता है, उससे आप पैसा ले रहे हैं। तो आपको पावर और पैसा चाहिए। आप तो गौ मांस के जो निर्यातक हैं उससे भी सैकड़ों करोड़ रुपए आपने चंदा ले लिया। तो आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपका तो केवल पावर और पैसा ये भर चाहिए। ये तो लोगों ने देखा है, और वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, जिन्होंने एसबीआई को बोले कि लिस्ट जारी करो, तो सारे कलई खुल गई, और जिस कंपनी के पास जितना संपत्ति नहीं उससे ज्यादा चंदा दे दिए, और जिसके यहाँ ईडी आईटी छापा पड़ा और जैसे चंदा दिए बस ये सब साफ। तो ये तो उदाहरण है जो वो लिस्ट जो एसबीआई की लिस्ट से स्पष्ट हो जा रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि अभी अगर हम पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे देश में माहौल देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीटें, जाहिर सी बात है अभी बहुत सारा अभी चरण बचे हुए हैं, आपको देखना है, लेकिन फिर भी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी सीटें आपको आ सकती है? क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं अपने मंचों से कि ये 150 भी पार नहीं कर पाएंगे, वो कह रहे हैं हार रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं कि यहाँ इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में आंधी है। तो आप क्या सोच रहे हैं? तो वो तो है ही ना, दक्षिण में पूरा साफ, उत्तर में हाफ, ये स्थिति बनने वाली है। और अभी यहाँ जो स्थिति देख रहे हैं उत्तर भारत में, ये भले दबी जुबान बोल रहे हैं, एकदम कम करके नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम हो रही है।
लेकिन चूंकि पिछले 2 समय में आंकड़े बहुत अधिक रहे हैं और उनके जो चालबाजियां हैं उसको भी लोग जानते हैं, तो ईवीएम का भी एक सवाल उठता है। तो इस कारण से तो लेकिन थोड़ा दब के बोलते हैं, लेकिन ये बोलते तो हैं कि आधी सीट भी उनकी नहीं आएगी। क्या ये चुनाव रोजी रोटी का है या फिर आपको लग रहा है कि राम मंदिर या कम्युनल कार्ड जो बीजेपी का एजेंडा रहता है उसका भी उसको कहीं फायदा हो रहा है? क्योंकि लगातार अपने मंचों से 370 की बात कह रहे हैं कि आप बाबरी ताला लगवा देंगे मंदिर पर, कह रहे हैं कि 370 आप वापस ले आएंगे। आज भी अमित शाह ने बोला है। क्या वो असर करता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि लोग रोजी रोटी का एक चुनाव है ये? क्योंकि जब मैं भी लोगों से बात कर रही हूं तो अब मुद्दों की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और उसके साथ साथ जो छुट्टा जानवर घूमते हैं उत्तर प्रदेश में और जो उनकी फसलें बर्बाद कर देते हैं वो भी एक अहम इशू है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? भाई मैं एक लाइन में कहूंगा तो यही है कि जो बेरोजगारी है और महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सालों बाद जनता अपने मुद्दे पे वोट करने जा रही है। दूसरी रही बात 370 की, तो जहां 370 हटाया वहीं ये चुनाव नहीं लड़ रहा है। कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं लड़ रहे हैं। तो जब वहां नहीं लड़ रहे हैं तो यहाँ उस नाम से वोट मांगने हास्यास्पद है। दूसरी बात, ये तो मतलब हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख समझ ली है क्या? भाई राजीव जी के समय से ये बात है, उसके मतलब ऑफिशियल ये है वक्तव्य है राजीव जी का कि जो कोर्ट का आदेश होगा उसे 1 इंच इधर से उधर हम हटेंगे नहीं, और वही स्टैंड कांग्रेस की रही है शुरू से। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, उसको सब सम्मान कर रहे हैं भाई। तो ये जबरदस्ती किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? डराने का काम तो ये लोग कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि 370 आप कह रहे हैं कि उसका यहां से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कश्मीर के लिए बच्चा बच्चा जो है वो जान दे सकता है, आज अमित शाह ने बोला है। तो लड़ क्यों नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? जहां हटाया वहां तो लड़ाना चाहिए। उसको लाभ मिला तो लड़ क्यों नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी? तो फिर तो एक तरफा जाना चाहिए। और फॉर्म ही नहीं भर, कैंडिडेट घोषित नहीं करवाए, फॉर्म भरने दूर बात है, कैंडिडेट घोषित नहीं किए। तो ये इनके जो झूठ है वो सबके सामने आ गया। ये लोग सब झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं और एक भी बात पूरा नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो भूपेश बघेल जी लगातार बताया उन्होंने कि कितने वो कॉन्फिडेंट हैं इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर, और इसका फैसला 4 जून को हमें पता चल जाएगा कि जनता ने आखिर ईवीएम में किसके हक में फैसला कैद किया है।